नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल CKMGC में, जहां हम आपको कहानियों के माध्यम से सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिससे आप आने वाले समय में आने वाले खतरे से खुद को और अपने स्वजनों को आगाह कर सकें, सावधान कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक ऐसी घटना है जिसने वास्तव में रोंगटे खड़े कर दिए। लापरवाही कहिए या क्षौम्य रूप या व्यवहारिक रूप से दूसरों से कटा हुआ समझिए। किसी परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब उसकी उम्र बढ़ती है, 3 से 4 साल का होता है, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है उसकी शिक्षा को लेके, उसके भविष्य का नवनिर्माण को लेके। ऐसे ही में एक शिक्षक तक इस तरह के नवनिर्माण की जिम्मेदारी को पहुंचाया जाता है। और जब कोई शिक्षक अपने पद की गरिमा का ख्याल ना करे, तो ऐसे में देश का नवनिर्माण कौन करे। तो कहानी शुरू होती है साउथ कर्नाटक यानी दक्षिण कर्नाटक से। अचानक एक बस स्टैंड में सनसनी फैल जाती है कि एक बाथरूम का जो दरवाजा है वो खुल नहीं रहा है। पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, कर्मचारी आते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं, तो अंदर एक बेसुध लड़की पड़ी मिलती है जो शादी के जोड़े में होती है। पुलिस आती है, हॉस्पिटल ले जाती है और जांच में पाती है कि लड़की मर चुकी है। आसपास से इंक्वायरी होती है, केस फाइल बनती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका कोई जानने वाला मिलता नहीं। कुछ दिनों के बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और सबूत के तौर पे कुछ फोटोज रख ली जाती हैं। हो सकता है भविष्य में कोई आए। फिर किसी दूसरे जिले के, किसी दूसरे शहर के एक वॉशरूम में, एक बाथरूम में ऐसी ही एक और लाश मिलती है और लगातार ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। पुलिस को भी जब जांच में कुछ मिलता नहीं है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में नॉर्मली सुसाइड कहा जाता है, एक जहर बोला जाता है, तो कोई तफ्तीश की बात ही नहीं उठती। एक वजह और थी कि जहां से लाशें मिल रही थी वो दरवाजे अंदर से बंद होते थे, तो ये भी शक का कोई गुंजाइश नहीं रहता है कि किसी ने शायद मार के अंदर रखा हो। बस 2 सिमिलरिटी उस चीज में थी। पहली सिमिलरिटी थी, लड़की हमेशा जो लाशें मिल रही थी वो शादी के जोड़े में थी, और जो दूसरी सिमिलरिटी थी वो ये थी कि उनके ऊपर या जो गहने पहने होते हैं वो कुछ भी नहीं था। पुलिस नॉर्मल सा केस समझ के इसको बंद कर देती है और कानूनी प्रक्रिया जो भी है इसमें इश्तिहार देना, इंफॉर्मेशन देना, वो भी थोड़ा बहुत करके हटा देती है। अचानक एक गांव में, एक लंबी कहानी, ये 2003 से सिलसिला शुरू होता है, लगभग 2009 यानी 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है, जिसमें मैसूर के एक बस स्टैंड से तकरीबन 8 लाशें मिलती हैं और बेंगलोर के एक बस स्टैंड के वॉशरूम से 5 लाशें मिलती हैं, यानी 13 लाशें एक ही जगह से, या ये कहिए अलग अलग 2 लोकेशन से, एक जगह से 8 और एक जगह से 5 लाशें मिलती हैं। पुलिस इतना ज्यादा सीरियस नहीं समझती, क्योंकि हर केस में एक ही चीज थी, वो ये थी कि किसी भी तरह से ना फोर्स करके जहर नहीं दिया गया है। बात आगे बढ़ती है। अचानक एक दिन पूरा दक्षिण कर्नाटक जो है वो सुर्खियों में आ जाता है। अचानक ये होता है, वजह होती है एक लड़की को लेके, और इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है कि नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब इस चीज को लेके आंखें खोल लेते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री, पूरी की पूरी एक सीरियल किलर जो था उसको सबके सामने ला के रख दिया। अनीता नाम की एक लड़की एक गांव से गायब हो जाती है। गांव वाले आरोप लगाते हैं कि उसी के गांव में एक मुस्लिम लड़के ने इसको भगाया है
और ये लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद आप लोगों को पता ही है, नहीं पता तो गूगल कर लीजिए। पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, साथ ही गांव वालों ने यह भी कहा अगर इसकी खोज नहीं की गई तो हम पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। बस ये कुछ चीजें थी जिन्होंने पूरे के पूरे केस को हवा दे दिया। किसी और जिले के किसी और बस स्टैंड से, जहां अनीता की लाश पहले ही बरामद की जा चुकी थी, जब इस केस की जो फाइल है वो समाचारों तक पहुंचती है, ऐसा ऐसा फला गांव में हुआ, वहां की एक लड़की गायब है जिसमें लव जिहाद का मामला हो सकता है, मीडिया जाहिर सी बात है ज्यादा उछालती है। ऐसे में एक पुलिस स्टेशन से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी ऐसी एक लड़की की लाश बरामद हुई थी जिसे लावारिस समझ के अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बस अब उसके बाद मामला और उलझा, धीरे धीरे इंक्वायरी होती है, आपस में कड़ियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जुड़ी कैसे, अब वो घटनाक्रम आपको बताता हूं। अनीता के मोबाइल को सर्वेलेंस में किया गया और उनसे उन नंबरों पे ज्यादा फोकस किया गया जिनमें सबसे लंबी बात होती थी। एक नंबर मिलता है, उस नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो नंबर किसी दूसरी महिला का निकलता है। जब वहां इंक्वायरी होती है तो पता चलता है ये महिला साल भर से गायब है। फिर पुलिस उस महिला का मोबाइल सर्वेलेंस में रखती है, एक तीसरी महिला मिलती है, वो भी गायब। ऐसा करते करते तकरीबन 19 लोगों का वेरिफिकेशन होता है और एक भी कैंडिडेट इनको बरामद नहीं होता है, सबके सब गायब मिलते हैं। अब पुलिस को अचानक एक चीज हाथ लगती है, एक ऐसा नंबर जो चालू मिलता है। उस नंबर की इंक्वायरी होती है तो मैंगलोर के एक गांव में यह नंबर एक्टिव मिलता है। पुलिस ने बिना देर किए हुए सर्वेलेंस किया और सीधे लोकेशन पे। अब वहां पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि एक 13-14 साल का लड़का उस मोबाइल का यूज कर रहा था। लड़के को उठाया जाता है, पूछा जाता है, तो लड़का जो बताता है वो ये है कि ये मेरे चाचा ने मुझे दिया है, जिनका नाम प्रोफेसर मोहन लाल है। पुलिस ने मोहन लाल पे शिकंजा कसना चाहा, लेकिन मोहन लाल बाहर था। मोहन लाल का नंबर निकाला जाता है तो पता चलता है मोहन लाल इन दिनों किसी और लड़की से लंबी लंबी बातें करता है। सर्विलांस में रख के उस लड़की को अपने भरोसे में लेके पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि मोहन लाल जो शख्स है उसने इस महिला को कोई और नाम बता रखा है। मोहनलाल को जाल बिछा के पकड़ा जाता है, मोहनलाल गिरफ्त में आ जाता है। अब मोहनलाल से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो जो उसने खोला वो बहुत ही भयावह था, बहुत ही बुरा था। ये कह लीजिए इतना घिनौना कृत्य या इतना दर्दनाक या इतना भावनाओं से खेलने वाला कृत्य शायद ही कहीं हुआ हो। मोहनलाल ने बताया उसने तकरीबन 32 लोगों के साथ ऐसा किया है। पुलिस ने पूरी इंक्वायरी की, लेकिन कुछ चीजें इसमें मिसिंग थी। लावारिस लाशों की जो पोस्टमार्टम हो रही थी वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए थी। उसमें यह जरूर लिखा था कि वो जहर दिया गया, तरीका क्या था, मोटिव क्या था, वो कुछ भी नहीं बताया गया। इवन ये भी नहीं मेंशन था कि ये जहर है कौन सा। अब मोहनलाल के खिलाफ चार्जशीट की जाती है और दाखिल कर देते हैं, और इधर मोहनलाल से लगातार इंक्वायरी होती है। मोहनलाल कबूल करता है 32, और क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ, ये बताते हैं। मोहनलाल मैंगलोर के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक था। साइंस भी पढ़ाता था, मैथ भी पढ़ाता था, ऐसे बहुत से विषय। गांव में 2003-2009 का ऐसा समय था जब कोई विशेष प्रगति कहिए या विकास कहिए नहीं था। एक ही शिक्षक कई सारे विषय पढ़ाते थे। वहां एक लड़की की रेकी करता था, उसके पीछे रहता था। कई बार नजर गलत होने की वजह से उससे कुछ चीजें कही गई जो उसने बगावत कर दी।
एक दिन मौका पाके मोहनलाल ने उसे नहर में ढकेल दिया और वहां से चला आए समझ के कि वो मर गई। किसी तरह से वो वहां से निकलती है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच के रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है, इस पर केस फाइल किया जाता है। लेकिन महज कुछ ही दिनों में सबूत की कमी की वजह से ये छूट जाता है। लेकिन इस बीच शिक्षक या शिक्षा निदेशालय ने इसको इसके जॉब से, इसके नौकरी से इसको बर्खास्त कर दिया होता है। कुछ दिनों बाद ये अपनी पहली बीवी को तलाक दे देता है, दूसरी शादी करता है, फिर तीसरी शादी करता है और तीसरी बीवी की शादी के बाद ये सारे कांड करता है। पहली बार बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार होता है और निकल पड़ता है मार्केट में। वहां किसी जानने वाले से ये पता करता है कि आखिर ये जो पॉलिश हो रही क्या होती, कैसे होती है। शायद कुछ और करना चाहता था लेकिन कहीं और पहुंच गया। वहां इंक्वायरी करता है तो पता चलता है जो जेवर होते हैं, इनको साफ करने के लिए एक विशेष तरह के केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, उसे साइनाइड कहते हैं। लेकिन साइनाइड जो है वो आसानी से नहीं मिलता। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है और मोटो देना पड़ता है कि आप किस वजह से इसका इस्तेमाल करेंगे या क्या इसका इस्तेमाल होना है। आज तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इसे लेना, लेकिन उस समय ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। अपने को ज्वेलर बता के ये चीज़ हासिल करता। बाद में उन लड़कियों को टारगेट करता जो 20 से 32 साल के बीच की हों, गरीब परिवार की हों, बेसहारा हों, शैक्षिक रूप से कमज़ोर हों, ऐच्छिक रूप से कमज़ोर हों, जिनकी शादियां ना हो रही हों। ऐसे में उन जगहों पे जाता, धीरे धीरे अपना मेलजोल बढ़ाता, खुद को सरकारी कर्मचारी बताता, फर्जी विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड रखता। इतना ही नहीं, जिससे भी मिलता नाम ये जरूर अलग बताता, लेकिन जो सरनेम था वो उन लड़की को वही बताता जिनसे उनकी शादी हो सके। धीरे धीरे मिलना जुलना करता, झांसे में लेता और शादी का ऑफर करता। लड़की को शादी के लिए बुलाता, उनसे शादी करता, सुहागरात मनाता और उसके बाद सुबह टहलने निकल जाता साथ में। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जिन पे सवाल उठाया जा सकता है कि टहलने के लिए आदमी शादी के जोड़े पे तो जाएगा नहीं। पता नहीं ऐसा मोहनलाल ने क्या जादू कर रखा था कि जितनी भी महिलाएं थीं वो सबकी सब शादी के जोड़े में थी। और ऐसा कौन सा प्लान बनाता था, ऐसा कौन सा दिमाग करता था, ऐसा कौन सा उन्हें डिमोनेटाइज करता था कि वो उसकी बात सुने। बाकायदे किसी टैबलेट के ऊपर साइनाइड का स्लैब करता, रैप करता, उन्हें एक कागज में लपेटता और दे देता गोली और बोलता कि इसको खाने के बाद चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, तो इसे बैठ के खाना। किसी नियर बाई बस स्टैंड में पहुंचता कि जो किसी और जिले में हो, किसी और जगह में हो जो उसके घर से बहुत दूर हो, वहां उनको वो गोली देता, इत्मीनान से बैठता और फिर वहां से चला आता। एक भरा हुआ परिवार छोड़ के लड़कियां एक लावारिस आइडेंटिटी से दफना दी जाती हैं, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। अब पूरा मामला जो है उसकी फाइल तैयार होती है और ट्रायल होता है। जब कोर्ट वकील ऑफर करता है सरकारी तो मना कर देता है। ये बोलता है इसको केस के बारे में नहीं पता, मैं मेरा केस खुद लड़ूंगा, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। सेशन कोर्ट भी ठीक है कह देती है, ओके नो इशू। अब ये वहां पे पूरा का पूरा यूटर्न मार जाता है और पुलिस पे सख्ती बरतने का आरोप लगाता है। साथ ही जो बयान इसने दर्ज करवाए थे वो सारे का सारा सिरे से खारिज कर देता है। अब ये एक बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका था पुलिस वालों के लिए। और भी ट्रायल होता है जिसमें ये मैंगलोर के ही एक जेल में अपनी केस की स्टडी करता, क्योंकि इसको खुद ही पता था इसने क्या किया था। शिक्षक भी था, बारीक से बारीक चीजों पे ध्यान रखता और कुछ सवाल इसने ऐसे छेड़े कि पुलिस वालों ने भी माथा पीट लिया। कुछ जगह पुलिस वालों ने लिखे थे कि ये जो गहने वसूलता था या डाका डालता था, चोरी करता था, उनको गिरवी रखता था। और कुछ जगह था
कि इसको जो गहने मिलते थे वो बेच देता था। अब ये गहने वही थे जो ये लड़कियां अपने घर से शादी के लिए लेके आती थी। एक तो ये, दूसरा जो भी डेड बॉडी, जो भी लाशें मिली थी बस स्टैंड से, उनका किसी भी तरह से एक हाई प्रोफाइल की तरह, एक नॉर्मल की तरह पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। फॉरेंसिक जांच जो थी एक नॉर्मल थी। हालांकि कुछ ही केस थे जिनमें पूरी तरह से जांच हुई थी, जो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बना, लेकिन बाकी में नॉर्मली यही चीज लिखा रहता था कि जहर खाने से इनकी मौत हुई। तो जाहिर सी बात है, कोई विटनेस नहीं था, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, तो ऐसे में केस कमजोर पड़ जाता है। जब ये चीजें मीडिया में फैलने लगी तो मोहन कुमार को लोग साइनाइड मोहन के नाम से पुकारने लगे। जहां भी होता साइनाइड कुमार, साइनाइड मोहन का ही नाम चलता। इधर केस की पैरवी भी चल रही होती है। अचानक एक पंडित जी बीच में आते हैं जो अहम गवाह होते हैं। अब उन्होंने बताया, मीडिया के सामने रूबरू हुए, फिर पुलिस ने उनको मेन विटनेस बना के कोर्ट के सामने रखा। जब उन्होंने बताया कि ये जो डेट है, इस तारीख को ये शख्स मेरे पास आके पूछता है कि किसी महिला की हत्या करने के लिए क्या कोई प्रायश्चित पूजा है, क्या कोई ऐसी पूजा है जिससे उसका पाप न लगे। तो ईश्वर दत्त जी जो थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि मैंने बकायदा इनकी कुमकुम पूजा भी करवाई है, और ये उसी तारीख को है जिस तारीख को ये केस बनाया गया है, ये लड़की की डेथ बताई गई है। 2013 में लगभग 3 से 4 केसों में से उम्र कैद, और भी इस पे भी धाराएं चल रही हैं। हाई कोर्ट में गया था जहां इसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। अभी भी इस केस पे कुछ खास नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जरूर कही जा सकती है कि एक समय था जब चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी किसी को भी दाखिला नहीं मिलता था, एंट्री नहीं मिलती थी। बावजूद इसके आज के समय में आप कहीं भी चले जाइए, आपको 80% से ज्यादा ऐसे केसेस मिलेंगे, ऐसे दाखिले मिलेंगे जहां आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। आप कैसे बचेंगे ऐसे दरिंदों से, ऐसे बहशियों से जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेल जाते हैं, किसी से भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपको ये जो किस्सा है इसलिए बताया गया है कि आप निकट भविष्य में या आने वाले खतरों से खुद को और अपने स्वजनों को सतर्क कर सकें, क्योंकि न जाने किस रूप में एक नया हादसा आपको निगलने के लिए बैठा हुआ है।